साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। मैं इस मंच से भी राष्ट्रपति प्रबोवो, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। उस समारोह में प्रेसिडेंट प्रबोवो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। उस यात्रा के दौरान हमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला, लेकिन उस यात्रा की एक बात मैं आज खास तौर पर याद करना चाहूंगा। और उस बात को बड़े गौरवपूर्वक आज राष्ट्रपति जी ने यहां भी बड़े डंके के चोट पर बड़े शान से उल्लेख किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा, और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस बात, एक बात ने, आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी। और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल आपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। मैं आपकी ही उस बात को आगे बढ़ाता हूं, जिस डीएनए की बात आपने की थी और जिस डीएनए की चर्चा आज आप सबके लिए कर रहे थे, वो डीएनए आखिर है क्या? वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। वो डीएनए साझी विरासत से बना है। वो डीएनए साझा स्मृतियों से बना है। वो डीएनए उन समुद्री हवाओं से बना है जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे जहाजों को एक दूसरे के तटों तक पहुंचाया। साथियों, भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने
ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। यह उन उद्यमियों से बना है जिन्होंने केवल मसालों का व्यापार ही नहीं किया, बल्कि संस्कृतियों के सेतु भी बनाए। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को इंडोनेशिया के जिंदा दिल नागरिकों ने, यहां बैठे अनेक परिवारों ने सींचा है, संवारा है, हमेशा समृद्ध किया है। साथियों, दुनिया में अक्सर दो देशों के रिश्ते एग्रीमेंट्स और एमओयू से आगे बढ़ते हैं। कई देश रणनीति से जुड़ते हैं तो कुछ ट्रेड से नजदीक आते हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है। साम्राज्य आए, साम्राज्य चले गए, समुद्री रास्ते बदले, दुनिया की राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच यह सूत्र हमेशा हमेशा कायम रहा। और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, आज दुनिया कनेक्टिविटी की बात करती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इस कनेक्टिविटी को जीकर दिखाया था। आज दुनिया की सप्लाई चेन्स भरोसे के अभाव में टूट रही है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया ने उस समय सप्लाई चेन का भरोसा जिंदा किया था जब ग्लोबल सप्लाई चेन की चर्चा भी नहीं थी। और मुझे खुशी है कि आज भारत और इंडोनेशिया उसी भरोसे की पूंजी के साथ मिलकर एक नया फ्यूचर लिख रहा है। और इस शानदार फ्यूचर के बहुत बड़े लाभार्थी आप सभी लोग हैं। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कोलैब की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया तो सदियों से कोलैब करते आया थे। इंडोनेशिया के कुताई में पुराने संस्कृत शिलालेखों की वजह ये कोलैब ही रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी में यहां के स्कॉलर्स के पहुंचने की वजह ये कोलैब ही तो था। कटक का बाली यात्रा उत्सव हो, महानदी में केले के तनों से बनी नावों को चलाने की परंपरा हो, वयांग कुलित में महाभारत का मंचन हो, वैशाख पिलग्रिमेज हो या देवी श्री की पूजा हो, हर परंपरा में भारत और इंडोनेशिया का ये कोलैब
साफ साफ दिखाई देता है। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के कोलैब का ये इतिहास जितना पुराना है उतना समृद्ध भी है। सुमात्रा का मुआरो जाम्बी प्राचीन काल में नालंदा का एक सिस्टर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। मुझे बहुत संतोष है कि अतीत की उसी ट्रेडिशन को आज हम रिवाइव कर रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, अब नालंदा यूनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है और वहां इंडोनेशिया के भी अनेक स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यानी 21वीं सदी में अतीत की प्रेरणा से हम दोनों देश एक नए भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। साथियों, भारत और इंडोनेशिया दिल से भी करीब है और भूगोल से भी निकट के पड़ोसी है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के आचे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। सोचिए, भारत के एक द्वीप से इंडोनेशिया भारत के राज्यों से भी ज्यादा करीब है। इंडोनेशिया में आने वाले हर भारतीय को यहां अपनापन महसूस होता है। यही कारण है कि वर्षों से हमारे दोनों देश ट्रेडिशन, टूरिज्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे रिश्तों की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब भारत नए पोर्ट्स बना रहा है, नए शिप्स पर काम कर रहा है, नए सी रूट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, नई पार्टनरशिप के माध्यम से मैरीटाइम ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे समय में इंडोनेशिया हमारे लिए फेवरेट फ्रेंड बनकर हमारे साथ उपस्थित है। साथियों, इंडोनेशिया हो या फिर भारत, हम दोनों ही देश विकास के लिए अधीर हैं और वाकई बहुत अधीर है। हमारे पास न रुकने का मौका है न थमने का। इंडोनेशिया की प्रगति के बारे में यहां अभी कुछ भारतीयों ने बताया है। हिंदुस्तान से मैं भी आपके लिए भारत की प्रगति की अनेक गाथाएं लेकर आया हूं। आप सुनना चाहते हैं ना? जरा आवाज जोर से आए तो पता चले। साथियों, आजकल आप जब भी भारत के बारे में सुनते हैं तो एक चर्चा सबसे पहले आती है, हेडलाइन बनती है, भारत की इकोनॉमी। कोई कहेगा इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, कोई जीडीपी ग्रोथ की बात करेगा, कोई बताएगा
कि पिछले 10-12 वर्षों में इकोनॉमी में इतना उछाल आ गया, आपको भारत की एक से बढ़कर एक उपलब्धियां सुनने मिलेगी। मिलती है ना? बताइए तो। हाँ। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था, तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है, तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं। हमने लगातार परफॉर्म किया है, और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, भारत ने आज जो ग्रोथ हासिल की है, ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की ग्रोथ है। ये करोड़ों भारतीयों के एस्पिरेशंस की ग्रोथ है। आप सभी भी उस सपने से अलग नहीं है। इंडोनेशिया में रहने वाला हर एक भारतीय उस सपने का साझेदार है। साथियों, भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है, उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन। आज भारत के गांव देहात से लेकर शहरों तक का नागरिक एस्पिरेशन से भरा हुआ है। हर किसी में ये आत्मविश्वास आया है कि हां, हम ये सफलता हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि हर इंसान के लिए अपने घर का सपना कितना बड़ा सपना होता है। और भारत का आंकड़ा सुनिए। भारत में पिछले 10-12 साल में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सरकार ने पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इतने तो कई देशों में कुल घरों की संख्या भी नहीं होती है। साथियों, जब लोगों को अपना घर मिलता है, एक सम्मानजनक जिंदगी मिलती है, तब इन करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशंस को गति मिलती है। ड्रीम्स मोशन में आते हैं। साथियों, मैं आपको भारत में सोशल सिक्योरिटी कवर का दिलचस्प आंकड़ा दूंगा। 12 साल पहले भारत में 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी कवर था। आज करीब
100 करोड़ भारतीय सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ गए हैं। और अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। भारत में एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत साल में सिर्फ 20 रुपये में, एक साल में 20 रुपया सुनाई देता है ना? एक साल में सिर्फ 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। यानी एक महीने की एक कॉफी जितना भी खर्चा नहीं है। दुनिया में ये कहीं मिले न मिले, लेकिन ये भारत में मिल रहा है। और इससे भारत के करीब 60 करोड़ लोग कवर्ड है। साथियों, एक दूसरी योजना भी है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना में हर रोज के करीब एक दिन का 1.5 रुपया, हर रोज के करीब 1.5 रुपये के प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। एक रोज के सिर्फ 1.5 रुपया, यानी एक कॉफी भी 1.5 रुपये से ज्यादा कीमत लगती है। और भारत में अभी 28 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हैं। साथियों, सरकार की इन दोनों योजनाओं के तहत अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए का क्लेम लोगों को दिया जा चुका है। 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपीस। लोगों के जीवन में जब संकट आया तो सरकार उनकी साथी बनकर उनके साथ खड़ी रही है। साथियों, आज भारत में एक और ऐसी व्यवस्था बनी है जो अभूतपूर्व है, शानदार है। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था है जिसमें बिना लीकेज लाभार्थियों तक पूरा पैसा पहुंच जाता है। अभी एक सज्जन आए थे, वो पूछ रहे थे कि बंगाल के लिए मेरा विजन क्या है। ये विजन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नो लीकेज, नो कट की। और ये पैसे भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 12 साल में, ये आंकड़े जरा आपको चौंकाने वाले हैं, बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए, 50 ट्रिलियन रुपीज की मदद डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। 50 लाख करोड़ रुपए। साथियों, जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है, और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने का
आरंभ करते हैं। साथियों, मैं आपको एक और डेटा देता हूं। आपने ये सुना होगा कि दुनिया की जितनी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती है उसकी करीब 50% अकेले भारत में होती है। दुनिया की 50%। आज भारत में हर दिन 75 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। 75 करोड़ से अधिक, यानी डे टू डे लाइफ में कैश लेकर चलने की मजबूरी नहीं रही है। और हालात तो ये हो गए हैं कि लोग डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूलने लगे हैं। बैंक एटीएम का पासवर्ड भूलने लगे हैं। बस यूपीआई से ही, मोबाइल फोन से ही काम हो रहा है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं तो सरकार के काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाती है। आज भारत में आप जाएंगे तो चारों तरफ हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते हुए दिखाई देंगे। 12 वर्ष में हाईवे निर्माण की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है। ये भी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट हैं। इस दौरान भारत में एक्सप्रेसवे की लंबाई 100 किलोमीटर से बढ़कर 3000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। और भारत के जो ये बड़े सपने हैं, इसको भारत का युवा ड्राइव कर रहा है। 12 साल में ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी की संख्या 11 से बढ़कर 50 से अधिक हो चुकी है। आज भारत के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में पेटेंट फाइल कर रहे हैं, इनोवेशन को गति दे रहे हैं। इसलिए तो आज भारत 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स वाला देश है। 2 लाख से अधिक, करीब 125 यूनिकॉर्न्स वाला देश है। और तभी तो मैं कहता हूं कि भारत सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, भारत में बिलियन प्लस ड्रीम्स इन मोशन है। साथियों, हम भारतीयों को ताजा खाना जरा ज्यादा पसंद होता है। गर्मा गर्म हो तो बात ही कुछ और होती है। इसलिए मैं भारत के सामर्थ्य का एक सबसे ताजा उदाहरण देता हूं, गर्मा गर्म। इंडोनेशिया आने से 2 दिन पहले, यानी 4 जुलाई को, मुझे एक ही दिन में देश को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सौंपने का अवसर मिला। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, 4 जुलाई की। 1 ट्रिलियन रुपीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक ही दिन में भारत इस स्केल पर काम कर रहा है। साथियों, भारत ने 4 जुलाई को एक बहुत बड़ी रिफाइनरी शुरू की है। और इस रिफाइनरी में जो मटेरियल लगा है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। इसमें जितना स्टील लगा है उससे 40 नए एफिल टावर बन जाते हैं। इतना स्टील लगा है कि 5 बुर्ज खलीफा तैयार हो जाते। इस रिफाइनरी के निर्माण में
इतनी लंबी केबल यूज हुई है जिससे पूरी धरती के 2 चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे ही अभियानों के कारण आज भारत रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में दुनिया में टॉप 4 देशों में पहुंच चुका है। साथियों, 4 जुलाई को ही इस रिफाइनरी के अलावा जोधपुर में एक शानदार भव्य एयरपोर्ट शुरू हुआ। छोटे छोटे शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए की उड़ान योजना लॉन्च की गई। जयपुर के मेट्रो नेटवर्क को इसी दिन विस्तार मिला और इसी दिन भारत के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट ने भी काम शुरू कर दिया। यानी एनर्जी से लेकर कनेक्टिविटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा, बल्कि हर मित्र देश के सपनों के साथ है। भारत सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलता है। इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर नए अवसर बनाता है और उन्हें भी नए अवसरों से जोड़ता है। भारत की आत्मनिर्भरता इंडोनेशिया के लिए, पूरे आसियान रीजन के लिए भी एक मल्टीप्लाइंग फोर्स है। आप हेल्थ सेक्टर को ही लीजिए, आज दुनिया के हर 5 में से एक जेनेरिक मेडिसिन भारत में बनती है। यूनिसेफ की जरूरत की लगभग 60% वैक्सीन भारत से आती है और इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को भी होता है। हम अपने दोस्तों के लिए जो कुछ भी कर पा रहे हैं उस पर हमें बहुत गर्व है। साथियों, मैंने आपको भारत की इतनी बातें बताई हैं, अब आपको मेरा एक और काम करना है। करोगे? करोगे? आपको अपने इंडोनेशियन फ्रेंड्स को भारत के बारे में बताना है। बताओ। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। You think champion made in the arena? From the street, remember champion. कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग और किचन में है छौंक के छींटे। कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान। सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों के लिए साधारण फिनाइल नहीं, पवित्र गोमूत्र से निर्मित पतंजलि गोनाइल अपनाइए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।
दिल्ली सरकार ने शुरू की हरित अभियान। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता ने अभियान का किया शुभारंभ। हरियाली बढ़ाना सरकार का लक्ष्य। दिल्ली में मेगा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। राजधानी में एक साल में लगाए जाएंगे 70 लाख पौधे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रकृति की रक्षा के लिए पौधारोपण हमारी प्राथमिकता। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा, यह कार्यक्रम प्रकृति के सम्मान का कार्यक्रम है। प्रकृति को लेने से पहले हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। सीएम ने ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Champions in the arena. Rise in the streets. Remember champions. ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। और अब आइए देखते हैं राजधानी एक्सप्रेस में खबरों को फटाफट अंदाज में। दिल्ली का चर्चित शीश महल अब वीवीआईपी मेहमानों की करेगा मेजबानी। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री आवास को गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर में बदलने का लिया फैसला। दिल्ली दंगा केस में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड पर कड़कड़डुमा कोर्ट का फैसला 13 जुलाई को आएगा। ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी अदालत में हुए थे पेश। शाहदरा में एएटीएस ने 19 मामलों के आरोपी उमेश उर्फ हिमांशु को किया गिरफ्तार। 5 चोरी के दोपहिया वाहन और स्नेच मोबाइल बरामद। एशिया की सबसे बड़ी गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट मार्केट में 11 से 20 सितंबर तक वस्त्र उत्सव। ग्राहकों को विशेष ऑफर, आकर्षक पुरस्कार और शानदार खरीदारी का मिलेगा अनुभव। रोहिणी स्पेशल स्टाफ ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का किया भंडाफोड़। कई आरोपी गिरफ्तार, चोरी की गाड़ियां भी बरामद। घंटे भर की बारिश में नोएडा जलमग्न। सेक्टर 62 लेबर चौक सड़क पर जलभराव से गाड़ियों की आवाजाही रुकी। जलभराव से राहगीर परेशान। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में एक जूते के शोरूम में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुरुग्राम के हाई प्रोफाइल इलाके में जिला उपायुक्त आवास के सामने धंसी सड़क। 2 एसयूवी फंसने से लगा जाम। नोएडा सेक्टर 20 में पुलिस ने मोबाइल बाइक चोरी गिरोह का किया भंडाफोड़। 6 आरोपी गिरफ्तार, 3 बाइक 3 मोबाइल बरामद। गुरुग्राम में तेज बारिश से कई निचले इलाकों और बस स्टैंड पर जलभराव। गर्मी से मिली राहत, राहगीरों को हुई परेशानी। नोएडा जिला अस्पताल टेंडर घोटाले में पूर्व सीएमएस पर गंभीर आरोप पाए गए सही। जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कैपिटल एथिना सोसाइटी में 30 मिनट तक फंसे रहे लिफ्ट। 2 लोगों को सीढ़ी लगाकर सुरक्षित निकाला गया। गुरुग्राम में बारिश बनी आफत। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और जयपुर हाईवे पर खिड़की दौला से राजीव चौक तक लंबा जाम। हजारों वाहन फंसे, घंटों परेशान रहे लोग। ग्रेटर नोएडा में खुले मेन होल में गिरा 10 वर्षीय बच्चा। एआरटीओ राजेश मोहन और टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर निकाला सुरक्षित। प्राधिकरण की लापरवाही पर फिर उठे सवाल। पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान
बिंटांग आदिपूर्णा सम्मान पदक से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से की मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर हुई लगी मोहर। पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया आना सौभाग्य की बात, इंडोनेशिया का प्रेम मैं कभी नहीं भूल सकता। पीएम मोदी ने कहा कि सर्वोच्च सम्मान के लिए इंडोनेशिया का आभार, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के लिए 25 साल अहम है। भारत इंडोनेशिया के समुद्र एक सेतु है। केरलम के वायनाड में कुदरत का कहर, भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 5 से 7 लोग मलबे में फंसे। मुंबई और ठाणे में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, रायगढ़, पालघर और नासिक में रेड अलर्ट से आफत, प्रशासन पूरी तरह तैयार। न्यूयॉर्क की ईस्ट रिवर में सीप्लेन क्रैश, सूझबूझ से बची 8 जिंदगियां। बांग्लादेश के ढाका में एनसीपी की रैली में कॉकटेल बम से अटैक, 3 लोगों के जख्मी होने की खबर। हमले के बाद एनसीपी नेताओं ने निकाला विरोध मार्च। पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, पाकिस्तान की सेना पर आरोप, गोलीबारी में 1 की मौत, कई घायल। स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर किया फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची स्पेन। और अब आइए कुछ खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की मित्रता केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध विश्वास, साझा विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने समय समय पर एक दूसरे का साथ दिया है और अब भविष्य की चुनौतियों का सामना भी मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विकासवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। भारत और इंडोनेशिया दोनों युवा शक्ति, लोकतांत्रिक परंपराओं और मजबूत आर्थिक संभावनाओं वाले देश हैं। ऐसे में दोनों देश मानवता को नई ऊर्जा देने में सक्षम हैं और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद इंडोनेशिया ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट समर्थन दिया। इसके लिए उन्होंने इंडोनेशिया की सरकार और जनता का आभार जताया। आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के दौरान जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और भारत और इंडोनेशिया के गहरे संबंधों, भारत की तेज आर्थिक प्रगति और सरकार के विकास एजेंडे पर विस्तार से बात की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि वे दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया केवल कूटनीतिक साझेदारी ही नहीं, बल्कि दिल से जुड़े हुए देश हैं। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से भी बेहद करीब हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों की साझेदारी शांति, स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की प्राथमिकता अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास को गति देना है।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक आर्थिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था नहीं थमी। सरकार ने संकट के समय भी विकास की गति बनाए रखी और विभिन्न सुधारों के माध्यम से देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर 7.7% रही है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दरों से एक है। उन्होंने इसे देश की नीतियों, उद्योगों की क्षमता और 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का मूल मंत्र रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म है। इंडोनेशिया में आने वाले हर भारतीय को यहां अपनापन महसूस होता है। यही कारण है कि वर्षों से हमारे दोनों देश ट्रेडिशन, टूरिज्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे रिश्तों की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब भारत नए पोर्ट्स बना रहा है, नए शिप्स पर काम कर रहा है, नए सी रूट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, नई पार्टनरशिप के माध्यम से मैरीटाइम ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे समय में इंडोनेशिया हमारे लिए फेवरेट फ्रेंड बनकर हमारे साथ उपस्थित है। साथियों, इंडोनेशिया हो या फिर भारत, हम दोनों ही देश विकास के लिए अधीर हैं और वाकई बहुत अधीर है। हमारे पास न रुकने का मौका है, न थमने का। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था, तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है, तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं। हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से